नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहाँ आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहाँ आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। देखिए, यह सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ आया है देख लीजिए। ये जेटेट का प्रश्न यूपी टेट में 3 बार और एमपी टेट में 2 बार और बंगाल टेट में 1 बार आया हुआ। समझिए कि ये जो अवस्था का प्रश्न है, इससे कितने प्रश्न आते हैं आपकी कोई गारंटी नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो अवस्था वाला है प्रश्न, इसका नोट्स आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसका नोट्स आपको दे दिया गया है, जिसमें अवस्था से संबंधित सारे प्रश्नों को हल किया गया है जो अब तक सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग नोट्स जो है जरूर परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो नंबर कम हो सकता है, आप लोगों का पास होने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता है पहला शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जन्म से लेकर के यहाँ पर जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को, जन्म से लेकर के 5 वर्ष यानी 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को जो है हम लोग शैशव अवस्था के अंतर्गत डालते हैं। तो कहीं कहीं देखिए किसी किसी बोर्ड में पूछा है कि 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, कहीं पूछा 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। तो ये 5 जो आप लोग देख रहे हैं ना, यही 5 वो कभी 0 से हो जाता है, कभी 1 से होता है, कभी 2 से, आपको कॉमन टेस्ट करता है। तो ये सभी शैशव अवस्था में ही जाएगा, चाहे 1 से 5 हो, चाहे 2 से 5 हो, चाहे 3 से 5 हो, चाहे 4 से 5 हो, और यहाँ जन्म से हो, 0 से हो, तो भी वो शैशव अवस्था में जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा देखिए ए, 1 से 5। नोट्स वाले के लिए देखिए बना हुआ रहता है, नोट्स बन के तैयार रहता है, आप लोग सभी ले लीजिएगा। बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो शैशव अवस्था हो गया उसको तो हम लोगों ने लिया क्या चीज, 0 से 5 वर्ष तक। अब यहाँ पर आ गया शैशव अवस्था के बाद देखिए होता है बाल्यावस्था। क्या होता है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग 6 से लेते हैं। क्या लेते हैं, तो 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं देखिए यह 5 से 12 भी देता है, कहीं कहीं यह जो है 6 से 12 भी देता है। तो आपका देखिएगा ऑप्शन क्या देता है, तो यहाँ ऑप्शन है 5 से 12। तो इसका राइट आंसर देखिए 5 से 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। कोई बच्चा जो है, आप देखते होंगे विभिन्न क्षेत्रों से अगर 10 बच्चे जुटते हैं तो किसी बच्चा को आप कहते हैं बहुत अच्छा है, किसी बच्चा को कहते हैं बहुत नटखट है, किसी बच्चा को कहते हैं बहुत खराब है। ये आखिर कारण क्या है, बच्चा तो सभी के 2 हाथ 2 पाँव है, सभी का दिमाग है, सभी का है, ये कारण क्या है, तो ये विकास को प्रभावित करता है। कौन करता है, कहाँ से करता है, तो बच्चों के विकास को प्रभावित कौन करता है, वंशानुक्रम, वातावरण,
जन्म क्रम या सभी। तो देखिए बच्चों का विकास का प्रभाव सभी से पड़ता है। वंशानुक्रम भी है कि आप किस वंश से हैं। वातावरण, इसका जो है प्रभाव भी पड़ता है कि आप किस तरह के वातावरण परिवेश में रह रहे हैं। और जन्म क्रम, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा, बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था होती है। देखिए बच्चा में जो होता है एक ऐसा भी स्टेज आ जाता है जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी अवस्थाओं में एक ऐसी भी अवस्था है जिस समय बच्चा कुछ कर गुजरना चाहता है। देखिए यही वो समय है जब बच्चा को कुछ कर गुजरना चाहता है। यानी बच्चा यदि अच्छा चीज़ में उसका ध्यान चला गया, तो जैसे किसी का होता है कि हमें नौकरी लेनी है, नौकरी की ओर ध्यान चल गया तो नौकरी लेकर के ही मानेगा। किसी का ध्यान जो है प्यार मोहब्बत की ओर चल गया तो प्यार मोहब्बत में ही फांसी का फंदा लगा लेता है। किसी को यदि दारू का चस्का लग जाता है तो दारू में ही डूब जाता है। तो ये वो कौन सी अवस्था है जिसमें आदमी कुछ कर गुजरना चाहता है, ठीक है। तो ये वही अवस्था है कि जो आप चाहते हैं वो करने के लिए वो ललायत रहता है। वह है आपका देखिए किशोरावस्था। कौन सा अवस्था है? किशोरावस्था में बच्चा को कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और वह जो सोचेगा उस टाइप का वह काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है इतनी कैपेसिटी उस अवस्था में होती है। बालक जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है कितने माह में? 9 माह में, 3 माह में, 6 माह में या 12 माह में। तो देखिए बालक जो है अपनी माँ को पहचानना जो है यहाँ पर 3 माह से ही प्रारंभ कर देता है। उनकी संवेदना को पहचानने लगता है, जिसके कारण अगर माँ से कोई बच्चा को छीनता है तो बच्चा देखते हैं कि रोने लगता है। यानी वो माँ को पहचान रहा होता है अपनी संवेदना से, वो समझ रहा होता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ नहीं है। बालक जमीन पर से आसान से पसंद की वस्तु को उठा लेता है। उसकी आयु क्या होगी? बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को आसानी से उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगी? 2 से 3 माह की होगी, 4 से 5 माह, 6 से 7 माह या 8 से 9 माह। तो देखिए यहाँ पर माना जाता है कि उस समय बच्चा का आयु जो होगा 8 से 9 माह का हो जाता है बच्चा, तो वह पहचानने लगता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। देखिए ये भी प्रश्न जो है आपका अभी तक 10 बार से ज़्यादा बार आपके जो है एग्जाम में पूछ दिया गया है, शिशु के मस्तिष्क का भार, ठीक है। तो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए यहाँ पर आपको नोट्स बनाया गया है, 350 ग्राम होता है और यह लगभग 8 पाउंड के होता है। और एक वयस्क मस्तिष्क का भार जो होता है वो आपका 1350 ग्राम होता है, ठीक है। शुरू में जब बच्चा होता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है, ठीक है। और यह 8 पाउंड के करीब होता है। एक वयस्क जो होता है उसका जो होता है 1350 ग्राम। तो ज़्यादा करके देखिए बालक के जन्म का समय पूछा गया है। ये भी जेटेट का प्रश्न है, यूपी टेट और एमपी टेट सब में पूछा गया है। तो सभी प्रश्नों का कलेक्शन हम केवल लेकर के आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हैं, जिससे कि आप यहाँ पर सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकिएगा, ठीक है। तो नोट्स जरूर परचेज कर लेना है आप सभी को। एक बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, यह किस प्रकार के विकार से प्रभावित है? तो बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ने में अक्षमता व्यक्त कर रहा है, पढ़ने में अक्षमता, ठीक है। तो देखिए पढ़ने में अक्षमता के लिए आपको अधिगम विकार का एक नोट्स दिया गया है इस चैनल के माध्यम से, अधिगम विकार। अगर उस नोट्स को यदि आप देख लीजिएगा ना तो सीडीपी में अधिगम विकार से कौन प्रश्न आएगा तो आपको समझिए कि यहाँ पर आपको सब बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा? सब अधिगम विकार से प्रश्न बन जाएगा। बहुत डीपली उस नोट्स में बताया गया है। तो आप सभी जो जुड़ते हैं हमारे पास उनको नोट्स दे दिया गया, लेकिन जो नए होंगे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी भी नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसको परचेज कर लेना है जिससे कि आपको अच्छा आ सके। तो देखिए हम बताए थे कि लक्स है, यहाँ लक्सिया है ना, लैक्सिया, तो लक्स साबुन याद रखता है ना, लक्स याद रखिएगा, लक्स साबुन। लक्स को एक बच्चा जो है लुक्स पढ़ रहा था, तो ये क्या है? पढ़ने की कठिनाई है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो लक्स को लुक्स पढ़े, एम को डब्ल्यू पढ़े, पी को क्यू पढ़े, बी को डी पढ़े, इस तरह से उल्टा वाला चीज़ को वो अगर गलती कर रहा है तो पढ़ने की कठिनाई है। पढ़ने की कठिनाई जो होता है एलेक्सिया होता है, लक्स माने लक्सिया, ठीक है। तो लैक्सिया वाला देखिए जितना आएगा वो सब पढ़ने की कठिनाई वाला है, यानी पढ़ने की कठिनाई वाला को लैक्सिया कहिएगा। कोई भी लक्सिया रहेगा उसको पढ़ने की कठिनाई में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो लक्ष्य से याद रखिएगा, किससे? लक्ष्य से। और उस नोट्स को ले लीजिएगा। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस प्रकार के विकार से संबंधित है? ठीक है, देखिए 2 × 2 = 5 और 2 × 8 = 15, ये किसका काम हो रहा है? कैलकुलेशन। किसका काम हो रहा है? कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन को याद रखिए, कैलकुलेशन वाला जो आएगा तो कैलकुलेशन, तो ओकरे याद रखिएगा कैलकुलिया। क्या कहिएगा? कैलकुलिया। कैलकुलेशन को कैलकुलिया कहिएगा। तो अब देखिए ये गणित वाला जितना प्रश्न आएगा
तो कैलकुलेशन करते हैं, गणित में क्या करते हैं बताइए, कैलकुलेशन करते हैं ना। और कैलकुलेशन को आप याद रखिएगा कि कैलकुलिया कहना है, क्या कहना है, कैलकुलिया। तो गणित वाला आएगा तो सब कैलकुलिया वाला यानी डिसकैलकुलिया होगा। क्या होगा, कैलकुलिया जिसमें लगल रहेगा वो गणित वाला होगा, क्योंकि गणित में हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से बना है कैलकुलिया, ठीक है, कैलकुलेशन से कैलकुलिया बना है, इसलिए कैलकुलिया वाला गणित संबंधी प्रश्न का विकार होता है, ठीक है। 501 बार ये प्रश्न आ गया है अभी तक, सी टेट और इधर हर राज्य का टेट ले बता दे रहा है, ठीक है। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों को त्रुटि कर रहा है या किस विकार से संबंधित है, तो गणित वाला भी बताएं कि जोड़ घटा गुना भाग करेगा, तो गणित कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है और उसका विकार को याद रखिएगा कैलकुलिया। कैलकुलेशन और कैलकुलिया दोनों सेम है, तो कैलकुलिया वाला जितना होगा वो गणित विकार है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, टर्मेट के द्वारा। देखिए, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है। आपको बता देते हैं ये प्रश्न 5001 बार आपको आ गया है ना, 5001 बार, अभी तक सीटेट में 100 बार आ गया है, बता दे रहे हैं। सीटेट में 100 बार आ गया है और अदर राज्य में देखिएगा तो हर एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। तो हम खाली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, समझ गए, और आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिससे यहीं से सारा प्रश्न आपको भिड़ जाएगा। इसका प्रैक्टिस सेट नोट्स पीडीएफ भी आपको दे दे रहे हैं, आपको ज़्यादा किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी राज्यों का किताब से यहाँ पर नोट्स बना बना करके आपको दे दे रहे हैं, जिससे कि आपको भिड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वह किस प्रकार, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह कैसा है बताइए, तो प्रतिभाशाली है। वो कैसा है आपका, प्रतिभाशाली बालक है। अगला देखिएगा, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, प्रखर है, तीव्र बुद्धि है या सामान्य बुद्धि। 120 से अधिक है, अगर 120 रहता तो सामान्य हो जाता, लेकिन 120 से अधिक है तो वो प्रखर बुद्धि का है। किस बुद्धि का है, प्रखर बुद्धि का है। ये भी प्रश्न अभी तक 1001 बार आ गया है। देखिए, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है बताइए। 10 वर्ष के बच्चा है जी और मानसिक आयु 7 वर्ष के है ना, तो 10 वर्ष का बच्चा है, मानसिक आयु 7 वर्ष का है, ठीक है, मानसिक आयु 7 वर्ष का है। तो बच्चा का वास्तविक आयु कितना है, 10 वर्ष, और मानसिक आयु कितना है, 7 वर्ष, यही ना है। तो सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, वास्तविक आयु बट्टे कितना हो जाएगा, मानसिक आयु, और इंटू कितना होता है, 100, ठीक है। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, तो मानसिक आयु देखिए इसका कितना था, मानसिक आयु 7 वर्ष का है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु 7 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष, और इंटू कितना हो गया, 100। तो 10 दहियम कितना हो गया, 100 हो गया, यानी 7 दहियम के 70 है बुद्धि लब्धि। तो बच्चा कैसा होगा जी, जड़ होगा, जड़ बुद्धि का, एकदम मूर्ख होगा। कैसा होगा, जड़ बुद्धि के होगा, मूर्ख बच्चा है। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि मूर्ख बच्चा है, कार्य कहते हैं कि ना। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह किस प्रकार का बच्चा है, आपको बना करके बताना है कमेंट करके कि अगर बुद्धि लब्धि कितना होगा आप निकाल करके हमको बताइएगा। जो वीडियो देखते हैं ना कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो हमसे जुड़े हुए हैं पर्सनली व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा आंसर कितना होगा, ठीक है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। एकदम सही बात है, जो शिक्षक हैं अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो कौन सा क्षेत्र आप जानिएगा कि बच्चा को सीख पाइएगा, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक है तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और उसका ज्ञान होगा तब आपको किसको फायदा मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में फायदा मिलेगा तो क्या करेंगे, बच्चों के उद्देश्य की हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो वो क्षेत्र देखिए आपका यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, परामर्श का मतलब क्या है, आप देते हैं, सभी को परामर्श लोग देते हैं। बच्चों को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चों के कमियों कारण बच्चों के समायोजन में भाग लेना, वो प्रयोग समिति। तो परामर्श का उद्देश्य जो होता है वो यहाँ पर बच्चों को समझना भी होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी होता है, और बच्चों को समायोजन में सहायता करना भी होता है। अगर हम किसी को परामर्श देते हैं गार्जियन को, तो ये सारा चीज़ हमें बताना पड़ता है। बच्चा किस प्रकार से सीखता है, पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। तो देखिए, बच्चा जो होता है वो मनपहल होता है, मनचहल होता है ना, तो वो कई प्रकार से सीखता है। पुस्तक पढ़कर भी सीख सकता है, परिचर्चा में भाग लेकर भी सीख सकता है, प्रश्न पूछ कर भी सीख सकता है। तो एक बच्चा जो है वो कई प्रकार से सीखता है, ठीक है।
अगला देखिएगा, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे आपसे कोई बच्चा प्रश्न पूछा, आप तत्काल उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो क्या होना चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर बच्चा पूछ रहा है उसको चुप करा दीजिए। शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए। अगर शिक्षक को ऐसा लग रहा है कि उस समय हम नहीं जानते तो क्या करना चाहिए? ध्यान बटा देना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। और अगला है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि उस समय नहीं आ रहा है तो बाद में समझ करके शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहिए और प्रश्न को समझ करके। राइट आंसर डी होगा। एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। ठीक है, एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। ठीक है, तो एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह अधिक जो है जिज्ञासु है। क्या है? वह अधिक जिज्ञासु है। जो बच्चा जिज्ञासु होगा वही जिज्ञासा को आपके बीच जाहिर करेगा, नहीं तो बच्चा क्या रहेगा? चुपचाप बैठल रहेगा। ठीक है, तो जिज्ञासु बच्चा है ना। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कई बार? 1001 बार अब तक के प्रश्न में पूछा गया। बहुत ही एमबीबी है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? तो उसका राइट आंसर है जीन पियाजे के द्वारा। और जो नोट्स परचेज किए हैं, इसका नोट्स पूरा दिया हुआ है, वो नोट्स को देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण या अंतःक्रिया। देखिए, कभी न समाप्त हो रहा है, इसका मतलब वो कहाँ होगा? निरंतर चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। अगर वो समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो गया। तो ये निरंतरता का सिद्धांत हो गया। जो निरंतर चलते रहता है तो ओकरा हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अगला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? यदि आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो आप में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, विषयों का ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में। देखिए, पढ़ाने की उत्सुकता ये भी सही है। अगर आप शिक्षक हैं तो पढ़ाने की उत्सुकता आप में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है उसमें सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है, ये आपको ढूंढना है। धैर्य और दृढ़ता। तो देखिए, यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे सही ऑप्शन जो आपका है वो धैर्य और दृढ़ता है। किसके लिए? प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए। का है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर के शिक्षक जब आप होंगे ना, तो जब आप बच्चा क्लास में जाइएगा तो इतने बच्चा लोग कान खा जाता है और दिमागो खा जाता है। खाता है कि ना खाता है? 1 मिनट कहिएगा, डांटिएगा तो चुप रहेगा, फिर अगला दूसरा मिनट में फिर उठ के नाचने लगता है, लड़ने लगता है। तो इससे क्या होता है? आप वहाँ से भाग जाएंगे और बच्चा के बीच जो है नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक शिक्षक में, वैसा शिक्षक जो प्राथमिक स्तर का है, उसमें धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। अगर धैर्य और दृढ़ता नहीं है तो वो बच्चों में सक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए प्राथमिक स्तर का शिक्षक के लिए सबसे अच्छा यही होना चाहिए कि धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। विषयों के ज्ञान में दक्षता, वहाँ कोई मतलब नहीं है, और मानक भाषा भी कोई मतलब नहीं है। धैर्य रखिए, अब बच्चों के साथ लगे रहिए और क्लास लेते रहिए। तो एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए यह सबसे अच्छा माना जाता है। आगे प्रश्न है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं? तो देखिए, संस्कारों की अवस्था जो हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं यहाँ पर शैशवावस्था में ही संस्कार दिए जाते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था को। तो जीवन का अनोखा काल जो है यहाँ पर देखिए, सबसे अनोखा काल जो माना जाता है, जिसमें सुधरने की पूरी चांसेस रहती है, वो आपका है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को यहाँ पर जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं? तो देखिए, जो सीखने का अनोखा काल होता है ना, वो आपका होता है यहाँ पर शैशवावस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है 5 से 6 वर्ष तक में बहुत कुछ सीख लिया होता है, अब उसको मॉडिफाइड करता है आगे चल करके 6 साल से आगे। तो सीखने का अनोखा काल जो है वो आपका शैशवावस्था ही है। संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या इनसे कोई नहीं? बहुत बच्चे लोग देखते हुए
संग्रह करना रहता है। कोई को अपनी वस्तु को अपने पास रख लेता है, उसको किसी को देते नहीं है, वो अपने लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से वो किसी चीज को, बहुत सारी चीज को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। तो ये संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो आपका यहाँ पर संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है बाल्यावस्था में ही पाई जाती है। तो देखिए, पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की कौन सी लिपि है आपको बताना है। गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है या बंगला लिपि है। कौन सी लिपि जो है बंगाली की है, ठीक है। ये सारे प्रश्नों का नोट्स हम आपको बता दे रहे हैं, आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है, आपको प्रोवाइड कर दिया गया है हिंदी का सारा नोट्स। और देखिए उसी में से सारे प्रश्न आपको छप रहे हैं। तो ये सारे जो लिपि वाले प्रश्न है ना, वो एक जगह नोट्स बना करके दे दिए गए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। और जो नए जुड़ रहे हैं या जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे हिंदी में आप 18 में 18 और 20 में 20 आप ला सके, ठीक है। तो देखिए पंजाबी की लिपि कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जानते हैं देवनागरी, ठीक है। तो ये तो हम लोग ज्यादा करके हिंदी के लिए लेते हैं। अगर रोमन की बात करें तो ये ज्यादा किसके लिए लेते हैं, इंग्लिश के लिए लेते हैं। अब बंगला की बात करें तो ये बंगला की हो गई। लेकिन अब एक ही आपके पास बच रहा है, गुरुमुखी। तो पंजाबी की लिपि वही तो जो बच रहा है वही है लास्ट आंसर। तो पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है। और ये 101 बार प्रश्न पूछा गया है। पंजाबी का प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो लिपि के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है, इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी चीजों को, अल्पप्राण सभी को पहचानना है, महाप्राण ना। तो इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है। क ख ग घ या च छ ज झ या तलाबे स मूर्धन स दन स और ह या य र ल व, किसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो देखिए ये तो क ख ग घ जो है ये आपका कौन सा व्यंजन है, क से लेकर ग तक ये स्पर्श व्यंजन होता है। ये कौन सा व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन है। च छ ज ये भी स्पर्श व्यंजन, जिसको स्पर्श करके हम करते हैं। और ये देखिए तालाबे स मूर्धन स दन स और ह, ठीक है। ये कौन सा व्यंजन है भाई, तो ये जो है आपका देख लीजिए, जिस व्यंजन को बोलने में मुख से उष्मा या गर्मी निकलती है उसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यही वो व्यंजन है जिसको बोलने से मुख से उष्मा या गर्मी निकलती है, यही वो व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन हो जाएगा तलाबे स मूर्धन स दन स और ह, ये सभी उष्म व्यंजन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोट्स बनाया हुआ है कि इन व्यंजनों को बोलने से मुख से गर्म वायु निकलती है। चलिए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है ये बता दे रहे हैं। आपके बिहार में भी आया हुआ है, यूपी में भी आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, गुजरात में, सब में आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। बहुत ही MBBI है। तो बताइए इसमें शुद्ध कौन लिखा हुआ है, उज्ज्वल है, ये उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा या कोई नहीं, कौन सा होगा, इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी ने बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए जो होता है उज्ज्वल होता है। उ और दोनों बीच में आधा ज होता है, दिमाग में रखिएगा। कभी किसी में आधा ज देता है, व देता है, ल देता है, किसी में आधा ज पूरा ज व ल देता है। लेकिन आंसर कौन सही होगा, तो उ होगा और दोनों ज आधा होगा, दोनों ज क्या होगा, आधा होगा और वल होगा, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल सही लिखा हुआ है। और ये 1001 बार प्रश्न आपका आया हुआ है एग्जाम में। तो आप सभी एग्जाम की दृष्टि से यदि यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप सभी स्पष्ट रूप से यहाँ पर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा प्रश्न और 101% सफलता तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। सिर्फ इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। आपको सारे प्रश्न, सारे स्टेट का, साथ साथ पूरा NCERT का नोट्स, PDF सारा चीज दिया जा रहा है। जहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% सफलता आपको अवश्य हाथ लगेगी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा निरोग का सही संधि विच्छेद है, निरोग का सही संधि विच्छेद है नि जोड़ रोग, निह जोड़ रोग, नि जोड़ रोम या न्यू जोड़ रोग। क्या होगा, निरोग का सही संधि विच्छेद, ठीक है। ये बिहार आपको बता दे रही है, बिहार का भी प्रश्न है और ये यूपी का भी प्रश्न है। निरोग बहुत ही बार आया है, ठीक है। सबसे पहले चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो निरोग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए होता है नी, क्या होता है, नी और जोड़ रोग होता है। क्या होता है, निह जोड़ रोग होता है, निरोग होता है, ठीक है। निह जोड़ रोग क्या होता है, निरोग होता है। और ये कौन सी संधि आ गई, तो ये आपका हो गया, देखिए इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह जो है आपका विसर्ग संधि होगा, ठीक है। ये किसमें होगा, विसर्ग संधि। तो निरोग का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, बी हो गया, निह जोड़ रोग हो गया। ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो गया। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और सारे प्रश्नों का नोट्स और PDF आपको दे दिया गया है। तो इसके बाद भी यदि आप लेट कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट में कहीं ना कहीं समस्या आने वाला है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और तैयारी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है।
पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या कोई नहीं। ठीक है, तो पीताम्बर कौन सा शब्द है आपको बताना है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर पीताम्बर की हम बात करें, ठीक ना, तो पीताम्बर को जब हम विग्रह करेंगे तो पीत ना, पीत और जोड़ क्या होगा, अंबर। क्या होगा, पीत जोड़ अंबर, यानी पीला हो अंबर जिसका। क्या होता है, पीला हो अंबर जिसका, यही हुआ ना, पीला हो अंबर। अंबर माने वस्त्र, पीला हो वस्त्र जिसका। ठीक है, अब पीला हो वस्त्र जिसका यदि हम बोलते हैं तो इससे विशेष अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है। और ये किसके सेंस में निकलता है, तो ये विष्णु भगवान के सेंस में निकलता है। निकलता है ना, ये किसके सेंस में निकलता है, विष्णु भगवान के सेंस में निकलता है। तो वैसा शब्द, ध्यान में रखिएगा, वैसा शब्द जिसका यदि हम विग्रह करते हैं और उसका विशेष अर्थ निकलता है, विशेष, तो उसको हम लोग योगरूढ़ में डालते हैं। किस में डालते हैं, योगरूढ़ शब्द में डालते हैं। ठीक है, योगरूढ़ शब्द में। ठीक है, तो जिसका हम विग्रह करें और विशेष अर्थ निकले तो वह होगा योगरूढ़ शब्द। जिसका हम विग्रह करें और कोई अर्थ नहीं निकले उसको कहेंगे रूढ़ शब्द। और जिसको विग्रह करें और यह वह दो या दो से अधिक शब्दों से बना है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों, सार्थक शब्दों से बना है वो यौगिक शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द जो है अगर विशेष अर्थ निकल जाए तो योगरूढ़ शब्द है। और रूढ़ शब्द में दो या दो से अधिक जो है इसका विग्रह होता ही नहीं है और इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसलिए रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ आप देख लीजिएगा। और इसका सारा नोट्स और पीडीएफ तो आपको दे ही दिया गया है। जो नहीं जुड़े हैं उनकी पारी है, वो भी लेकर के यहाँ पर जुड़ करके पढ़ लें, क्योंकि आपको भी राइट है, पढ़ करके यहाँ पास कर जाइए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संसार में कौन सा उपसर्ग है, संसार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। ठीक है, सन उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, सार उपसर्ग है, संसा उपसर्ग है, यानी संसार में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का तो आप नोट्स यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय को इस तरह से हम बता दिए हैं ना नोट्स में कि आप शायद लाइफ में कहीं भूलेबे नहीं कीजिएगा और यहाँ से एक प्रश्न छपबे करता है। ठीक है, तो संसार को देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। सबसे पहले संसार जो लिखा हुआ है ना इसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, तो संसार का जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना तो हमारे पास आता है सम और जोड़ क्या आता है, सार। सम जोड़ सार आता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर सम जोड़ सार जब आपको आ गया तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्लस वाला को ध्यान देखिए। प्लस के ये क्यों प्लस का है, प्लस के ई पहले है और ई बाद में। ठीक है, तो प्लस के जो पहले लगा हुआ शब्द है, जो पहले लगता है उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। प्लस के जो पहले लगेगा वो उपसर्ग है और प्लस के जो बाद लगेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, तो प्लस के पहले जो लगा वो है उपसर्ग और प्लस के जो बाद लगा वो है प्रत्यय। ठीक है, तो सम ना, यहाँ पर सम क्या है, देखिए सम ना, तो सम पहले लगा हुआ है इसलिए सम जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए सम है और ये सम उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर सम उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो सम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बनाया हुआ है, नोट्स परचेज कर लीजिएगा। रात और दिन में कौन सा समास है, रात और दिन में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, रात दिन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, रात और दिन, ध्यान दीजिएगा एक दूसरे का ये कौन सा है, विपरीत है, हमेशा याद रखिएगा विलोम है। तो वैसा समास जिसमें विलोम शब्द होगा। ठीक है, विलोम शब्द, दोनों विलोम शब्द होगा और बीच में देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसको हम लोग कहते हैं। इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको, योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह लगाओ। ठीक है, वैसा समास जिसमें क्या है, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, बीच में कौन सा चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अब एक चीज और आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, आप द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दिमाग में रखिएगा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब एक दूसरे का अपोजिट होगा। आप कहिएगा कि नहीं तुमको बाएं चलना है, तो कहेगा नहीं हमको दाएं चलना है, तो यहीं पर ना द्वंद्व होगा। तो जो एक दूसरे का विलोम होगा वहां लड़ाई होगा, विपरीत होगा, लड़ाई होगा, तो वही को हम लोग द्वंद्व कहते हैं। तो ये द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा। रात दिन हो गया, पिता माता हो गया, बुढ़ापा जवानी हो गया, ये सब विलोम शब्द है, बीच में योजक चिन्ह होगा, समझ जाइएगा। अब द्वंद्व समास चुनने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है कि गंगा जो है किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए कौन सी संज्ञा होगा, तो संज्ञा का भी पूरा नोट्स और पीडीएफ दे दिया गया है और यहाँ से तो एक प्रश्न आपका पक्का निकल के आएगा। तो गंगा देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पर्वत, इस सब का कोई भी नाम दे दिया गया है। ठीक है, नाम यदि दे दिया गया है
तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये गंगा जो है किस संज्ञा में जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम बतावें। कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा? कारक का भी नोट्स इस प्रकार हम आपको बना के दिए हैं, नोट्स और वीडियो दोनों देख लीजिएगा। कारक का यदि नोट्स और वीडियो आप यहाँ से देख लेते हैं तो आपको समझिए कि 100% यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए यदि किसी साधन के द्वारा, जैसे विद्यालय, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यहाँ पर से क्या है? से कारक का चिन्ह है। से क्या है? कारक का चिन्ह है ना। तो से मतलब यहाँ पर देखिएगा साधन, यानी विद्यालय पहुंच रहे, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, यानी शिक्षक किसी साधन से विद्यालय पहुंचे और विद्यालय पहुंच रहा साधन क्या है? बाइक। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाता है और उसमें से लगा हुआ है, तो किसी साधन के द्वारा यदि काम किया गया है तो उसमें से लगा है तो करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है, क्योंकि करण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, करण कारक का चिन्ह जो है से होता है। क्या होता है? से होता है। और यदि कारक का पूरा नोट्स और वीडियो दोनों आप देखना चाह रहे हैं तो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको शुरुआत मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है और फी आपको बता दी गई है, तो आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका कौन सा? करण कारक हो गया। अगला देखिएगा अभी यहाँ पर, किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? किस अनुच्छेद? ये अनुच्छेद को देख लीजिएगा, 15, 16, 17 या 18। देखिए अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि किसी का धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये बिहार आकलन में पूछा गया प्रश्न है। अगला है यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है? अनुसूचित जनजाति शब्द का मूल अर्थ क्या है? बहुत बार पूछा गया है और झारखंड के एग्जाम में ये 2 बार पूछ दिया गया है, गैर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी या कोई नहीं। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का जो मूल अर्थ है वो है आपका मूल निवासी। अनुसूचित जनजाति मतलब उस राज्य की मूल निवासी के नाम से जानी जाती है, तो इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? भारत में कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की? 8%, 10%, 11% या 12%। तो देखिए यदि पूरे भारतवर्ष की बात कीजिएगा तो पूरे भारतवर्ष में 8% आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति की है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी जो है अनुसूचित जनजाति की है? 20%, 22%, 26% या 28%। यदि आप झारखंड राज्य की बात करेंगे तो झारखंड में यहाँ पर 26% जनजाति जो है आदिवासी जनजाति है। कितने प्रतिशत? 26%। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, मतलब कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में? तो 23, 31, 32 या कोई नहीं, आपको बताना है। तो झारखंड में कितने प्रकार के अनुसूचित जनजाति हैं? इसका राइट आंसर देखिए होगा 32। और ये अभी झारखंड में अभी तक के एग्जाम में 11 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है ना, कि झारखंड में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। तो झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? देखिए इसका आपको बता दें, झारखंड में किसकी जनजाति की सबसे ज्यादा है, बहुत बार पूछा गया। देखिए पूछेगा आपसे कि झारखंड में कौन सी जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, या किस जनजाति जो है प्रथम स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है दूसरा स्थान पर है, कौन सा जनजाति जो है तीसरा स्थान पर, यानी सबसे अधिक किसका है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान। ये पूछा गया है, ये 5 बार आया है, ये 2 बार आया है और ये 1 बार आया है। आपका एग्जाम में ये बार बार पूछ रहा है, ठीक है, झारखंड में। तो अब इसके लिए देखिए आपको झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, तो एक याद रखिएगा, एक नारा याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, जय हो कहते हैं ना, जय हो भारत माता की जय हो। तो यहाँ याद रखिएगा, जब अनुसूचित जनजाति रहे तो वो कहते हैं सम हो। क्या कहते हैं? सम हो। क्या कहते हैं? सम हो। नारा याद रखिएगा, कौन सा नारा? सम हो। कौन सा नारा? सम हो। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ये सम हो क्या लग रहा है, सिर्फ नारा लगा रहे हैं क्या? अपने प्रश्न का उत्तर याद कर रहे हैं। एस का मतलब देखिए है संथाल, एस का मतलब क्या है? संथाल। यू का मतलब क्या है? देखिए उरांव। एम का मतलब देखिए क्या है? मुंडा। और हो का मतलब ऑलरेडी होता है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो संथाल का है, दूसरे स्थान पर उरांव का है, तीसरे स्थान पर मुंडा का है और चौथे स्थान पर हो का है। हो गया ना याद? अगर हो गया याद तो अभी लाइक ठोक दीजिए मेरे दोस्त और शेयर कर दीजिए आप लोग जल्द से जल्द, क्योंकि हम आपको सारे नोट्स यहाँ पर इसी तरह से ट्रिक से दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट का जहाँ पर जरूरी पड़ रहा दे रहे हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा और यहाँ पर नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है,
देखें यहाँ पर जो हमसे नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए ट्रिक यहाँ पर बना दिया गया है। सम हो, ठीक है। संथाल सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा झारखंड की तीसरी बड़ी और चौथा है हो, ठीक है। ये सब बनाया हुआ है जो यहाँ पर जुड़े हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 50, 54, 52 या कोई नहीं? कितने राष्ट्रीय पार्क है आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय पार्क की संख्या है वो आपकी है 54, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का ही दिया हुआ है। भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है आपको पता करना है। 370, 372, 374 या 376, ठीक है। तो भारत में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो 372 है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 2008, 2009, 2010, 2011। तो देखिए 2009 में जो है एक कानून बनाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर है 2009। सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया? सर्व शिक्षा अभियान योजना जिसमें सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया गया है, वो कब लागू किया गया है, प्रारंभ किया गया? 2008 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वपूर्ण योजना का जो वर्ष माना जाता है वो 2000 और 2001 माना जाता है। तो कभी 2000 भी देता है, कभी 2001 भी देता है। तो ये ही दोनों में से इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? देखिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान योजना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था वो आपसे पूछा गया है। 2 अक्टूबर 214, 2 सितंबर 214, 2 जुलाई 214 या 2 अगस्त 2014? देखिए ये तो बात तय हो गई कि 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान को लाया गया है। लेकिन अब रही बात कि स्वच्छ भारत अभियान को लाया कब गया, डेट इसकी क्या है? अक्टूबर है, सितंबर है या अगस्त है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें इसका जो डेट यहाँ पर पड़ेगा ना वो आपका पड़ जाएगा 2 अक्टूबर, यानी महात्मा गांधी जी के यहाँ पर जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था, यानी 2 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? पूछा गया है 1 गैलन में कितना लीटर होता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर? तो 1 गैलन में जो होता है वो आपका कितना लीटर होता है आप जान चुके होंगे। तो 1 गैलन में 4 लीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है? झारखंड का कौन सा इलाका फ्लोराइड से प्रभावित होता है? पलामू, दुमका, रांची या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का कौन सा इलाका? तो झारखंड का देखिए यहाँ पर पलामू जो क्षेत्र है वो आपका फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है और फ्लोराइड जो होता है बहुत नुकसान करता है। अगला है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है? आपको बताना है कि फ्लोराइड युक्त यदि आप पानी पीने से क्या होगा? अंधापन आता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, कुष्ठ रोग होता है या कोई नहीं? तो यदि आप फ्लोराइड युक्त पानी का उपयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर होता जो मुख्य रूप से वो हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है फ्लोराइड युक्त पानी पीने से, जिससे बच्चा में बहुत तरह का रोग होता है, सूखा रोग, वार्षिक रोग हो जाता है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985, 1986, 1987 या 1988? तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में की गई है। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपने यहाँ पर टेट दिया होगा तो आप देखे होंगे आया था, दोनों बार आया, 2013, 2016, ठीक है। तो देखिए ये किससे है? ये आपको पूरे हम फुली टेक्स्ट बुक से ही सारा चीज दे रहे हैं। आपको लगेगा कि हम बाहर से नहीं, पूरे फुली टेक्स्ट बुक दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही प्रश्न आया हुआ है 2 बार आपका झारखंड में और ये किताब का ही है।